नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े वे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता, बंगाल में हुआ था। इनकी माताजी का नाम योग माया देवी और पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी था। ये आशुतोष मुखर्जी, जिन्हें बंगाल एक केसरी या टाइगर ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, या इनकी एक और उपाधि है बाघे बंगला। तो ये भी आपको याद रखना है कि बाघे बंगला या टाइगर ऑफ बंगाल या बंगाल केसरी के नाम किसके हैं, तो ये आशुतोष मुखर्जी के उपनाम है, जो कि हमारे देश के एक महान शिक्षाविद थे और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के 2 बार उप कुलपति भी रह चुके थे। दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय का वर्तमान में जो स्वरूप है वह आशुतोष मुखर्जी की ही देन है, क्योंकि पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय को एक परीक्षा लेने वाली संस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन इन्हीं के प्रयासों के चलते वर्तमान में उसे ज्ञान देने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पत्नी का नाम था सुधा देवी। नेक्स्ट है राजनीतिक दल। तो डॉक्टर मुखर्जी 2 राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, हिंदू महासभा, जिसके वे 2 बार अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए, और भारतीय जनसंघ, जिसकी उन्होंने स्थापना की थी वर्ष 1951 में। नेक्स्ट फैक्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक पास किया तथा 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। 1923 में लॉ की उपाधि अर्जित करने के पश्चात वह विदेश चले गए और 1926 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने युवा दिनों में। नेक्स्ट है, डॉक्टर मुखर्जी अपने पिता की भांति एक महान शिक्षाविद थे। वह 33 वर्ष की अल्पायु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और लगभग 4 साल तक पद पर रहे, 1934 से 38 तक, और इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वह विश्व में सबसे कम आयु के कुलपति थे। यह यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जहां पर वर्ष 1934 से 1938 तक अर्थात 4 साल तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुलपति का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट फैक्ट है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत की ए.के. फजलुल हक की सरकार में 12 दिसंबर 1941 से 20 नवंबर 1942 तक वित्त मंत्री रहे। लगभग 1 साल तक वो ए.के. फजलुल यानी कि अबुल कासिम फजलुल हक की सरकार में बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री भी रहे। ये हैं ए.के. फजलुल। दोस्तों, ए.के. फजलुल के बारे में जान लेते हैं। पहले ये बंगाल के प्रधानमंत्री रहे, अब बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो ये पाकिस्तान के गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, और इनको जो है शेरे बंगला के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, ये लिखा हुआ है शेरे बंगला, और इनके आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बाघे बंगला और इन्हें कहा जाता है शेरे बंगला। तो ये दोनों बातें आपको डिफ्रेंशिएट करनी है। नेक्स्ट है, डॉक्टर मुखर्जी ने स्वेच्छा से लोगों में देश प्रेम की अलग जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया था, और इसी समय वे सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। डॉक्टर मुखर्जी अमृतसर अर्थात 1943 के अधिवेशन और बिलासपुर 1944 के अधिवेशन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो याद रखना है कि डॉक्टर मुखर्जी 2 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, 1943 और 1944 में। 1943 का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में और 1944 का हुआ था बिलासपुर में। नेक्स्ट फैक्ट है, जब मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना हुई थी 1906 में सलीम, उल्ला खां और आगा खां के नेतृत्व में, तो जब मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है बंगाल को काटकर एक अलग देश बनाना चाह रहे थे और वहाँ पर सांप्रदायिक विभाजन की नौबत आई थी। सांप्रदायिक यानी कि मुस्लिमों का एक अलग देश बनाना चाह रहे थे। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी विशिष्ट रणनीति से
बंगाल के विभाजन के मुस्लिम लीग के प्रयासों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट फैक्ट है, डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए वे धर्म के आधार पर विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वे हमेशा कहते थे कि हम सब एक हैं, हम में कोई अंतर नहीं है और हम सब एक ही रक्त के हैं, परंतु उनके विचारों को तत्कालीन नेताओं ने बड़े गलत ढंग से जनसमूह तक पहुंचाया था। ये देख सकते हैं आप, कौमी एकता की मिसाल देती हुई फोटो। ये हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम आपस में लड़ते रहे तो ना मुसलमान शांति से नमाज पढ़ पाएगा, ना हिंदू आराम से मंदिर में ध्यान लगा पाएगा। इसलिए हमें जो है मिलजुल कर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट है, जब ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की गुप्त योजना को कांग्रेस नेताओं ने अखंड भारत के अपने वादों को ताक पर रखकर स्वीकार कर लिया, उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल और पंजाब के विभाजन की मांग उठाकर पाकिस्तान के लिए भूमि निर्धारित करवाई और आधा बंगाल व आधा पंजाब भारत के लिए बचा लिया। वर्तमान में हम अपने भारत में जो पश्चिम बंगाल देखते हैं वो अभी बांग्लादेश में मिल गया होता, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी के कुशल नेतृत्व के कारण आज हमारे पास पश्चिम बंगाल है। और पंजाब, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है और भारत में भी है। तो जो हमारे भारत में पंजाब है वो डॉक्टर मुखर्जी की देन है, नहीं तो अभी नेहरू के नेतृत्व में होता तो ये बंगाल और पंजाब दोनों पाकिस्तान के हिस्से होते। आधा बंगाल ये चला जाता पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान के बांग्लादेश में, और ये चला जाता पाकिस्तान के पास। तो इन्हीं के ये कुशल नेतृत्व का नतीजा है कि बंगाल और पंजाब हमारे पास हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, गांधी जी और सरदार पटेल के अनुरोध पर डॉक्टर मुखर्जी भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए और उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया। राष्ट्रवादी चिंतन के चलते उनके अन्य नेताओं से मतभेद लगातार बने रहे और 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट का विरोध करते हुए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी ने इस्तीफा कब दिया, तो वर्ष 1950 में दिया। किस कारण से दिया, तो नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में दिया। और उन्हें किस मंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। तो ये 3 बातें याद रखनी है आपको। कौन सा मंत्रालय था उनके पास, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कब दिया इस्तीफा, 1950 में। और किस बात का विरोध करते हुए, तो नेहरू लियाकत पैक्ट का। अब ये नेहरू लियाकत पैक्ट क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों 8 अप्रैल 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक समझौता हुआ। इसे ही नेहरू लियाकत पैक्ट या दिल्ली पैक्ट कहा गया। भारत में अल्पसंख्यक कौन थे, मुस्लिम, और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन थे, हिंदू। ये देख सकते हैं 8 अप्रैल 1950 को दोनों देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के बीच समझौता हुआ था, जिसे नेहरू लियाकत एग्रीमेंट या नेहरू लियाकत समझौता या नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। अब इस समझौते के अनुसार क्या होना था, तो पहला नंबर है, सभी अल्पसंख्यकों को दोनों देशों के उनको मूलभूत अधिकार देने की गारंटी दी गई कि उनको रोटी, कपड़ा, मकान ये सरकारों द्वारा उस समय दिया जाए। नंबर 2, अल्पसंख्यकों को अपने देशों के राजनीतिक पदों पर चुने जाने और सिविल एवं आर्म्ड फोर्सेस में जाने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों भारत में तो अल्पसंख्यक जो हैं वो कई राजनीतिक पदों पर चले जाते हैं, जैसे कई मंत्री हैं, गुलाम नबी आज़ाद हैं, आजम खान है उत्तर प्रदेश से, और सलमान खुर्शीद हैं, न जाने कितने अल्पसंख्यक मंत्री है। वर्तमान में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम किसी भी ऐसे हिंदू मंत्री का नाम नहीं सुनते हैं। तो भारत तो इस समझौते का पालन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस समझौते का पता नहीं है। तो इसी बात को लेकर डॉक्टर मुखर्जी में रोष था कि हम तो इस बात का पालन कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर वो लोग इस बात का पालन नहीं करेंगे। तो दूसरा नंबर था, अल्पसंख्यकों को अपने देशों के राजनीतिक पदों पर चुने जाने और सिविल एवं आर्म्ड फोर्सेस में जाने का अधिकार दिया गया। नंबर 3,
अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो है हजारों लाखों लोग लापता हुए थे, मारे गए थे उस समय। और नंबर 14, दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया, तो इसीलिए हमारे देश में माइनॉरिटी कमीशन का गठन इस पैक्ट के तहत किया गया था। तो दोस्तों, इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो उस समय विरोधी पक्ष के रूप में सबसे बड़ा दल था। तो ये आपको याद रखना, कब की स्थापना भारतीय जनसंघ की, तो 21 अक्टूबर 1951 को। इसका चुनाव चिन्ह क्या था, तो जलता हुआ दीपक इसका चुनाव चिन्ह था। नेक्स्ट है, डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। संसद में अपने भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को खत्म करने की जोरदार वकालत की थी। ये देख सकते हैं, जो कि वर्तमान में हाल ही में पिछले साल 5 अगस्त 2019 को वर्तमान की केंद्र सरकार ने इसको निष्प्रभावी बना दिया है। नेक्स्ट फैक्ट है, अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की विशाल रैली में उन्होंने संकल्प किया कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। और वहीं पर उन्होंने एक नारा दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, जम्मू कश्मीर की तात्कालिक परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से खबर आ रही थी कि वहाँ पर हिंदुओं को जबरन पलायन के लिए उकसाया जा रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है, तो एक सांसद होने के नाते, क्योंकि 1952 में जब चुनाव हुए थे तब इनके पार्टी से भारतीय जनसंघ से 3 सीटें ये लोग जीते थे, जिनमें से डॉक्टर मुखर्जी भी शामिल थे। तो एक सांसद होने के नाते ये जम्मू कश्मीर की तात्कालिक परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए 1953 में ये बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। तो वहाँ पहुँचते ही उन्हें शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और नज़रबंद कर दिया। फिर नेक्स्ट फैक्ट है, 23 जून 1953 को भारत माँ के इस वीर सपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। और ये जो भाजपा सरकार है, ये जो भाजपा पार्टी है, ये 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। तो वर्तमान में भाजपा सरकार ने उनके सपनों को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निष्प्रभावी कराकर भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया जम्मू कश्मीर को। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।